हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 2022 में आई हॉलीवुड मूवी मूनफॉल की, जिसकी IMDb रेटिंग 5.2 है, जो कि एक साइंस फिक्शन मूवी थी। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि यह 2011 का समय है और एस्ट्रोनॉट सैटेलाइट को रिपेयर कर रहे हैं। यहाँ पर 3 एस्ट्रोनॉट होते हैं, ब्रायन, मार्कस और जो। ब्रायन और मार्क सैटेलाइट को बाहर से रिपेयर कर रहे होते हैं और जो उनको अंदर से कमान दे रही होती हैं। लेकिन उनके रिपेयर करते समय ब्रायन मार्क के पीछे एक अजीब सी चीज को अपनी तरफ आते हुए देखता है और वह तुरंत ब्रायन को बताता है। इस अजीब सी चीज को मूवी में स्वॉर्म कहा गया है। वह इन लोगों पर हमला कर देती है। इस स्वॉर्म अटैक से शटल तेजी से घूमने लगता है, जिससे जो बेहोश हो जाती है। इस एक्सीडेंट के कारण मार्कस स्पेस में कहीं दूर चला जाता है, लेकिन ब्रायन का शरीर शटल में बंधा होने के कारण वह बच जाता है। ब्रायन किसी तरह शटल के अंदर आता है और मार्कस से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई भी जवाब नहीं आता। फिर ब्रायन काफी मुश्किल से शटल को कंट्रोल करता है और जो को होश में लाता है। अब वह देखता है कि जिस स्वॉर्म ने उस पर अटैक किया था वह वापस मून की तरफ जा रहा होता है और अब ये लोग अर्थ पर आते हैं और इस हादसे के कारण ब्रायन के ऊपर इन्वेस्टिगेशन की जाती है, क्योंकि कोई भी स्वॉर्म अटैक की बात पर बिलीव नहीं करता और मार्कस की मौत की वजह मेट्रॉइड की टकराने की वजह और ह्यूमन एरर के कारण होना बताया जाता है। इस कारण ब्रायन को जॉब से निकाल दिया जाता है। ब्रायन इस हादसे को बर्दाश्त नहीं करता और अकेला रहने लगता है। इस हादसे के कारण उसकी पत्नी उसका साथ छोड़कर घर से चली जाती है, जिसके साथ उसका बेटा भी होता है। अब देखते देखते ऐसे ही 10 साल निकल जाते हैं, जिस बीच KC हाउसमैन नाम का एक शख्स दिखाया जाता है, जिसे साइंस का काफ़ी नॉलेज होता है और साथ ही उसे साइंस काफ़ी पसंद भी है। इस बीच वह अपने डेटा की मदद से ये जानने में कामयाब हो जाता है कि मून अपने मूल ऑर्बिट से हिल चुका है और वह यह बात नासा को बताने की कोशिश करती, लेकिन वहाँ की रिसेप्शनिस्ट उसकी बात को फ्रैंक कॉल समझकर काट देती है। इस बीच हम देखते हैं कि कैसी अपनी सारी डिटेल लेकर ब्रायन के पास जाता है, जो कि अपनी लाइफ से काफी परेशान है। और जब कैसी उसे अपनी रिसर्च के बारे में बताता है कि मून अपने मूल ऑर्बिट से हिल चुका है, तो ब्रायन उसकी बातों पर यकीन नहीं करता और उसे अपने वर्क प्लेस से भगा देता है। इस बीच हम ब्रायन के बेटे सोनी को देखते हैं, जो कि हर बार प्रॉब्लम क्रिएट करते रहता है, जिस वजह से पुलिस उसे पकड़ लेती है। ब्रायन उसे छुड़ाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वह उसे छुड़ा नहीं पाता। इस बीच ब्रायन यह बात नोटिस करता है कि केसी ने अपनी रिसर्च को ऑनलाइन पब्लिश कर दिया था, जिसकी वजह से पब्लिक काफी पैनिक हो जाती है। इधर हम जो को देखते हैं, जो कि नासा में मून पर रिसर्च कर रही होती हैं। उसे उसके एम्प्लॉयज मून के बारे में बता रहे होते हैं और कहते हैं कि मून के बीच में काफी बड़ा होल है और साथ ही उन लोगों के पास ज्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि 21 दिनों में मून अर्थ से टकराने वाला है। अब हम देखते हैं कि ब्रायन अपने घर पर अकेला होता है और वह न्यूज़ देख रहा होता है। न्यूज़ में बताया जाता है कि मून अर्थ से टकराने वाला है और उसके टुकड़े अर्थ पर गिरेंगे और अर्थ क्रैश होने वाली है। अब ब्रायन को केसी पर भरोसा होने लगता है, इसलिए ब्रायन वापस स्कूल जाता है और डस्टबिन से केसी के वह सारे पेपर इकट्ठा करता है और उन पर उसे केसी की वेबसाइट मिलती है। उस वेबसाइट पर केसी का एक वीडियो था, जिसमें दिखाया गया था कि जो भी उसकी थ्योरी पर भरोसा करते हैं उसे एक मॉडल में मिलना है। ब्रायन वहां पर पहुंच जाता है और केसी से पूछता है कि यह सब तुमने नासा से पहले कैसे पता लगा लिया। केसी उसे बताता है कि वह कई सालों से मेगा स्ट्रक्चर प्लेनेट पर स्टडी कर रहा है। मेगा स्ट्रक्चर यानी कि ऐसा ग्रह जो अंदर से पूरा खाली होता है। केसी उसे बताता है कि मून ही वह मेगा स्ट्रक्चर है, उसका उसे आइडिया नहीं था। केसी ब्रायन को बताता है कि मून के कोर में कुछ हलचल हुई है, जिसके कारण मून अपना मूल पथ बदल रहा है। यह सब कुछ गलती से नहीं बल्कि सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है। केसी अब ब्रायन को अपनी एलियन थ्योरी को बताता है। शायद कोई एलियन होगा जो जानबूझकर वह सारा ऑपरेट कर रहा है। यह सब कुछ सुनकर ब्रायन काफी ज्यादा परेशान होता है। उनकी बातचीत चल ही रही होती है कि बाहर मौसम इतना खराब हो जाता है कि धीरे धीरे पूरा शहर पानी में डूबने लगता है और वे किसी तरह मोटल की छत पर जाते हैं, जहाँ से वे देखते हैं कि पूरा शहर पानी में डूब रहा है। दूसरी तरफ हम नासा को देखते हैं, जहां पर जो कुछ लोगों की टीम मेंबर्स रेडी करती हैं और उन्हें स्पेस में भेजते हैं, ताकि वे पता कर सके कि एक्चुअल में मून पर क्या हो रहा है। जहां पर ये लोग जैसे ही मून पर पहुंचते हैं तो उन पर वही क्रिएचर हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से उन सभी एस्ट्रोनॉट की मौत हो जाती है। जिसे देख जो को यह पता लगता है कि वह कोई क्रिएचर नहीं बल्कि वह चीज नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से बनी है। जिस चीज से डर कर जो के सीनियर ये कहते हैं कि हमें यहाँ पर काम नहीं करना और उन्हें अपनी फैमिली को सेव करना है। साथ ही नासा के सीनियर उसे नासा की कुछ अजीबोगरीब घटनाओं के बारे में भी बताते हैं, जिसे स्टडी करने के लिए जो उनके रिकॉर्ड रूम में जाती है। वहां जाकर वह ब्रायन की वही रिपोर्ट चेक कर रही होती है, जब वह
उसके साथ ट्रेवल कर रहे थे, जिस क्लिप को देखकर उसे समझ आ जाता है कि ब्रायन सच कह रहा था। इसके साथ ही उसकी मुलाकात एक और शख्स से होती है जो उसे बताती है कि नासा को इन सारी चीजों के बारे में 1969 में ही पता चल गया था, जिसके बाद उन लोगों ने एक मिलिट्री ऑपरेशन भी स्टार्ट किया था ताकि वह उस चीज को मार सके, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि उनके पास बजट कम था, इसलिए वह मिशन पूरा नहीं हो पाया। अब यहाँ से जो निकलकर सीधा मिलिट्री से कांटेक्ट करती हैं, जो उसका साथ देने से मना कर देते हैं और साथ ही यह भी साफ कर देते हैं कि वह जल्द ही मून पर न्यूक्लियर अटैक करने वाले हैं ताकि वे लोग सरवाइव कर सके। अब जो कैसी की मदद लेने के लिए उसको ट्रैक करके उनको ढूंढती हैं और वे उसके इस मॉडल पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर उन्हें ब्रायन भी मिलता है। कैसी और ब्रायन को नासा के टूटे फूटे बिल्डिंग में लाया जाता है अब जो उनसे मिलने के लिए आती है। अब जो ब्रायन को सारी सिचुएशन बताती है कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है और ब्रायन को अपने साथ काम करने के लिए कहती है। ब्रायन साथ देने के लिए मान जाता है, बदले में वह सनी को छुड़ाने उसकी बेल कराने की बात करता है, जिस पर जो मान जाती है। अब जो और ब्रायन एक इनकम्प्लीट स्पेस शटल नासा सेंटर लेकर आते हैं और तैयारी करने लगते हैं। उधर मून की बढ़ती ग्रेविटी के कारण पूरी धरती विनाश के कगार पर पहुंचने लगती है। अब जो और ब्रायन का प्लान यह होता है कि वह स्पेस शटल की मदद से मून पर जाएंगे और वहां पर उस स्वार्म को डिस्ट्रॉय करेंगे, क्योंकि इस वर्ग की वजह से मून अपने ऑर्बिट से हटकर पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था और उस स्वार्म को डिस्ट्रॉय करेंगे, क्योंकि इसी की वजह से मून अपने ऑर्बिट से हटकर पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था। अब सनी भी उस बिल्डिंग में आ जाता है, जिसे देखकर ब्रायन काफी खुश होता है। ब्रायन और जो स्पेस शटल को तैयार करने लग जाते हैं। इसी बीच एक बहुत बड़ा भूकंप आ जाता है, जिससे कि स्पेसक्राफ्ट के इंजन को काफी नुकसान होता है, यानी कि अब इनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं बचे थे मून पर जाने के लिए। यह सब देखकर जो अब हारने लगती हैं और वो अपनी टीम मेंबर्स को कहते हैं कि वह अपने घरों में चले जाए, जिससे सारे लोग वहां से निकल जाते हैं। अर्थ पर बैठे लोग अब मून को अपनी आंखों से देख पा रहे थे, अब वह काफी नजदीक आ गया था। ब्रायन भी अब काफी अपसेट होता है क्योंकि यह ऑपरेशन ऑलमोस्ट फेल हो चुका था। अब जो देखते हैं कि उनकी ग्रेविटी में काफी बदलाव आ रहा है, तभी ब्रायन को एक आइडिया आता है कि अब वह मून की बढ़ती हुई ग्रेविटी के थ्रू स्पेस शटल को मून पर ले जाने का प्लान करते हैं। अब उनके पास कोई स्टाफ नहीं होता, इसलिए ब्रायन, जो और कैसी तीनों ही उस स्पेस शटल में जाते हैं। लेकिन तभी एक बहुत बड़ी सुनामी शहर को तबाह करते हुए इनकी तरफ आ रही होती है। इनके पास समय बहुत ही कम होता है, इन्हें अब जैसे तैसे सिर्फ 3 सेकंड के अंदर ही अपने स्पेस शटल को इग्निशन करना होता है और किसी प्रकार वे वहां से निकलने में कामयाब होते हैं। इसके बाद मून इस शटल को अपने आप अपनी तरफ खींचता चला जाता है, लेकिन मून से निकलने वाली मेट्रॉइड इनके शटल को काफी नुकसान पहुंचाते हैं और वे मून के उसी होल के पास क्रैश हो जाते हैं जहां पर स्वार्म अटैक करता था। अब वे लोग मून पर लैंड करते हैं और अपने स्पेसक्राफ्ट को बंद कर देते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अर्थ का पूरा स्ट्रक्चर खराब हो रहा था। अब हम मून पर देखते हैं कि कैसी अपने फोन से मून की पिक्चर ले रहा होता है और ब्रायन न्यूक्लियर बम को लेकर उसको स्पेस में छोड़कर वापस शटल में आ जाता है। थोड़े समय बाद वह स्वार्म मून के होल से बाहर निकलता है, लेकिन वह बम के नजदीक जाने के बजाय उस स्पेस शटल की तरफ आने लगता है। यह देखकर जो रिमोट कंट्रोल जिससे न्यूक्लियर बम को एक्टिवेट करना होता है उसे डिस्ट्रॉय करती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक चीज के कारण ही वह स्वार्म उनकी तरफ आ रहा था। लेकिन इसके बावजूद भी वह स्वार्म उनके पास आ रहा था। यह देख जो अपने आसपास देखने लगती हैं और उसे केसी के पास मोबाइल दिखता है, जिसे वह तोड़ देती हैं। जैसे वह मोबाइल तोड़ती हैं, वह स्वार्म वापस मून की तरफ जाने लगता है। उन्हें समझ में आ जाता है कि स्वार्म ऐसी चीजों को ही डिटेक्ट करता है जो ऑर्गेनिक और सिग्नल देती हो। अब उनके पास स्वार्म को मारने का फर्स्ट टाइम प्लान फेल हो चुका था, इसलिए वह बम को वापस शटल के अंदर रखते हैं और शटल को उसी हॉल के अंदर लेकर जाते हैं जहाँ से वह स्वार्म बाहर आया था। उनके 20 फुट अंदर जाने के बाद उनको स्पेसक्राफ्ट खुद ब खुद चलने लगता है, जैसे कोई ऑटोमेटिक उन्हें कंट्रोल कर रहा हो। और देखते ही देखते 30 किलोमीटर अंदर जाने के बाद वे देखते हैं कि मून सच में एक मेगा स्ट्रक्चर है। लेकिन जैसे ही वापस इनके इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ऑन होते हैं तो स्वार्म वापस इनके पीछे लग जाता है। लेकिन इनका शटल एक गेटवे के अंदर घुस जाता है और वह गेट अपने आप बंद हो जाता है। अंदर अजीब से एटमॉस्फेयर के कारण तीनों बेहोश हो जाते हैं। पीछे पड़ा हुआ स्वार्म उस गेट को नहीं तोड़ पाता। अब होश पे आने पर जो और केसी देखते हैं कि उस एनवायरनमेंट में ग्रेविटी और ऑक्सीजन है, लेकिन वहाँ पर ब्रायन नहीं था और वह बाहर आकर ब्रायन को ढूंढने लगते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ हम ब्रायन को देखते हैं जो खुद को एक क्लोज रूम में पाता है और उसे अपना बेटा दिखाई देता है जब वह छोटा बच्चा था। ये एक तरह का एआई था। ब्रायन उस एआई को कहता है कि तुम मेरे बेटे नहीं हो। तब वह एआई कहता है कि नहीं, मैंने तुम्हारी मेमोरी को पढ़कर यह एक फ्रेंडली इंसान का चेहरा बनाया ताकि मैं तुमसे बात कर सकूं। वह एआई बताता है कि मैं और कोई नहीं तुम्हारा पूर्वज हूँ। यह सुनकर ब्रायन हैरान होता है।
वह कहता है कि आज से करोड़ों साल पहले इंसानों के जो भी पूर्वज थे वे हाईली इंटेलिजेंट लोग हुआ करते थे और उन्होंने कई सारे प्लेनेट बनाए और अपनी सुरक्षा के लिए उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी बनाया था और काफी पीसफुली वे लोग अलग अलग प्लेनेट में रहा करते थे। लेकिन इनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेल्फ अवेयर होते गया और एक दिन उसने खुद की आर्मी बनाई और वह पूरी तरह से एविल बनकर स्वार्म बन गया और उसने अपनी आर्मी के साथ मिलकर उस समय के इंसानों को मारना शुरू कर दिया। लेकिन इंसान भी कम नहीं थे, उन्होंने उसका काफी मुकाबला किया, लेकिन अलग अलग प्लेनेट पर जाकर उन्होंने यह लड़ाई लड़ी। यानी यह एक प्रकार की इंटरगैलेक्टिक वार था। लेकिन समय के साथ साथ इंसानों की एनर्जी और आबादी घटती चली गई। दरअसल अर्थ इन एडवांस इंसानों के द्वारा बनाया गया था और मून भी अर्थ की ग्रेविटी के लिए बनाया गया था। इसके बाद उन्होंने अर्थ पर खुद का डीएनए डाला ताकि सदियों के बाद इवोल्यूशन होकर वहां पर भी इंसान बसे। स्वार्म के साथ इस लड़ाई में ह्यूमंस मारे गए, लेकिन उन्होंने अपना एक सबकॉन्शियस एआई स्टोर किया और उसे स्वार्म से छुपाने के लिए मून के ही कोर में रख दिया और इस सबकॉन्शियस एआई को प्रोटेक्ट करने के लिए एक स्ट्रक्चर बनाया गया। लेकिन स्वार्म जो पूरे ब्रह्मांड में इंसानों की खोज कर रहा था, उसे इस सबकॉन्शियस एआई और इंसानों के बारे में पता चल जाता है और वह कंटिन्यूसली मून में बसे सबकॉन्शियस एआई को मारना चाहता था। लेकिन उस स्ट्रक्चर के कारण यह पॉसिबल नहीं हो रहा था। इसलिए उस स्वार्म ने इस सबकॉन्शियस और इंसानों को मारने के लिए तरीका खोजा और मून को सीधा अर्थ पर क्रैश करने का ठान लिया, जिससे इंसान और सबकॉन्शियस एआई दोनों ही डिस्ट्रॉय हो जाए। यह स्वार्म बायोलॉजिकल और इलेक्ट्रॉनिक तरंगे साथ में हो तो ही उसे ढूंढ पाता था। आगे वह यही कहता है कि अगर आपके लोगों को बचाना है तो उसे किसी भी तरह इस स्वार्म को मारना होगा, जिसके लिए उस एआई को ब्रायन की हेल्प चाहिए। सारी हकीकत जानने के बाद ब्रायन भी मदद के लिए तैयार हो जाता है। वह एआई उनके न्यूक्लियर बम के रिमोट कंट्रोल और स्पेस शटल को रिपेयर कर देता है, जिसके बाद ब्रायन उस रूम से बाहर आता है और जहाँ पर वह जो और केसी से मिलता है। ब्रायन उनको वह सारी चीजें बताता है और कहता है कि मून को वापस अपने ऑर्बिट में ले जाने के लिए हमें उस स्वार्म को मारना होगा। दूसरी तरफ हम अर्थ को देखते हैं, जहाँ पर मिलिट्री मून पर न्यूक्लियर अटैक करने वाली होती है, लेकिन डग सबको गन पॉइंट पर रखकर उस न्यूक्लियर अटैक को रोकता है। अब हम स्पेस में देखते हैं कि ये तीनों भी अपने स्पेसक्राफ्ट को लेकर वापस उस स्ट्रक्चर से बाहर जाने लगते हैं, जहां पर उनके साथ न्यूक्लियर बॉम्ब भी होता है। यहाँ पर ब्रायन जैसे ही वह स्वार्म उनके नजदीक आने लगता है, दूसरे चैम्बर में जाकर बम के साथ खुद को रिलीज कर स्पेस में ब्लास्ट करने वाला था ताकि वह स्वार्म डिस्ट्रॉय हो जाए, जिसके लिए जो और कैसी मना करते हैं। इसलिए कैसी बिना कुछ कहे उस पोड में चला जाता है। ब्रायन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कैसी उससे कहता है कि उसकी माँ को उसकी बहादुरी की कहानी बताना कि उसका बेटा स्पेस में जाकर आया था और वह खुद को सैक्रिफाइस करने के लिए डिटेक्ट करता है। उसके पीछे स्वार्म होता है और वह स्वार्म उसके पास आने लगता है। कैसी रिमोट के जरिए ब्लास्ट कर देता है और उस ब्लास्ट में कैसी मारा जाता है और उसी ब्लास्ट में स्वार्म भी मारा जाता है। लेकिन कैसी खुद का सैक्रिफाइस करता है। यहाँ पर उसकी शटल उस होल से बाहर आती है, लेकिन उन्हें पता चलता है कि मून अर्थ को एक्चुअल में टच करने वाला ही होता है। इसलिए जैसे ही वह मून से निकलते हैं सीधा अर्थ पर लैंड हो जाते हैं और जैसे ही वह स्वार्म मारा जाता है, अर्थ और मून के बीच में डिस्टेंस वापस बढ़ने लगती है और मून धीरे धीरे वापस अपने ऑर्बिट में चला जाता है और इस तरह कुछ ही घंटों में सब कुछ सामान्य हो जाता है। कुछ दिनों के बाद हम उस स्ट्रक्चर में केसी को देखते हैं, जो अपनी माँ और कुछ लोगों के साथ उस एआई के सामने होता है, क्योंकि उस एआई ने केसी को बचा लिया था और अपना सारा नॉलेज इंसानों के साथ शेयर करता है ताकि ह्यूमंस एडवांस बन जाए। और यहीं पर यह मूवी समाप्त हो जाती है। ये मूवी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसी प्रकार की और मूवीज़ के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।